साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम उपसर्ग की अंतिम कक्षा लेने वाले हैं। इसके बाद उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी की कक्षाएं होंगी हमारी 2 दिन तक। 2 दिन तक हम उपसर्गों के प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोगों ने उपसर्ग की जितनी भी कक्षाएं ली हैं उनको कितने अच्छे से देखा है, कितने अच्छे से उनकी पढ़ाई करी है, इसका पता भी उन कक्षाओं में आपको स्वतः ही चल जाएगा। आज हम उपसर्ग की जो हमारी अंतिम कक्षा है तो शुरू करते हैं। देखें, यहां पर हम ले रहे हैं कुछ विदेशी उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं यहां हमारे पास। देखेंगे हम विदेशी जो उपसर्ग हैं, विदेशी का मतलब क्या हुआ? ऐसी कुछ भाषाएं जो हमारे देश में प्रचलित हैं लेकिन वो दूसरे देशों से यहाँ आई है। उन भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी आदि कुछ भाषाएं हैं। तो हम आगे जाकर कभी हमारे रीट के सिलेबस में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द हैं, वहाँ भी ये हमारे काम की रहेगी ये कक्षा। वहाँ भी विदेशी शब्दों का हमारे काम रहेगा कि कौन कौन से विदेशी शब्द हैं। यहाँ पर उतना नहीं है लेकिन फिर भी अरबी, फारसी और अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऐसे उपसर्ग हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रश्न बनता है ये इस तरीके से आएगा कि कौन सा शब्द विदेशी है या कौन से शब्द में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग किया है, उनकी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो देखेंगे इसमें लिखा है अरबी फारसी के उपसर्ग। पहले हम बात करते हैं। हिंदी का अरबी फारसी भाषाओं से संपर्क होने से इन भाषाओं के उपसर्ग भी हिंदी शब्दों के साथ प्रयोग में लिए जाने लगे। यानी इन्होंने बताया कि जिसे अरबी और फारसी जो भाषाएं थी उनका हिंदी से संपर्क हुआ तो इनके उपसर्ग भी हिंदी शब्दों के साथ प्रयोग में लिए जाने लगे। हिंदी में हम इन उपसर्गों का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों के साथ भी करते हैं। ऐसा है, लेकिन यहाँ कोई खास बात नहीं है। कुल मिला के बात एक ही है कि अरबी और फारसी के कुछ उपसर्ग हैं जिनकी हम जानकारी करेंगे। साथियों, हमें इसमें ज़्यादा शब्दों पर भी ध्यान नहीं देना, बस केवल हमें ये याद रखना है कि कौन सा उपसर्ग विदेशी है, या अरबी फारसी का है या फिर अंग्रेजी का है। अरबी और फारसी को एक साथ करेंगे और अंग्रेजी को बाद में करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पर पहले हमारे पास एक शब्द है बद। बद शब्द है। बद का अर्थ होता है बुरा, और इससे बनने वाले कुछ शब्द भी यहाँ पर हैं, जैसे बद से बना बदनाम यानी बुरा नाम, बदकिस्मत मतलब हुआ बुरी किस्मत। ये यहाँ जो लगा हुआ ये नुक्ता है, ये वास्तव में यहाँ पे लगना चाहिए था, लेकिन ये टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से यहाँ लगता है, और कुछ जगह टाइपिंग के फ़ॉन्ट में समस्या रहती है, इस कारण से भी नीचे लग जाता है। बदनाम, बदकिस्मत, बदमिजाज, यहाँ देखेंगे नुक्ता सही जगह लगा हुआ है। बदमिजाज, ये जो नुक्ता है ये विदेशी शब्दों के साथ लगता है। इसको हम ये जो यहाँ जो बिंदी लग रही है ये कै में और ये जय में, इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये कहलाती है नुक्ता। इसका क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा जो उच्चारण होता है उसमें अंतर आ जाता है। जैसे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जैसे ये है फै, इसके कोई नुक्ता नहीं लगा हुआ, इसको हम बोलते हैं फै, और इसके यहाँ जब नुक्ता लग जाता है तो ये कहलाता है फै। एक बार अच्छे से समझेंगे, इस फै और फै से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसको हम बोलेंगे फै, जैसे बोल देंगे फल, फल बोलेंगे इसको, फल, 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 ठीक है। और इसको हम जैसे हम बोल सकते हैं इसे फर्क, फर्क। इसी तरह हम बोल सकते हैं फैल, इसको बोलेंगे फैल, फैल नहीं बोलेंगे फैल, इस तरीके से हम बोलते हैं इसको। तो ये नुक्ता क, ख, ग, ज और फ, इन 5 जो वर्ण हैं उनके नुक्ता लगता है। तो आप इसमें इसको नुक्ता की जानकारी आपने की। एक हिंदी के एक विद्वान थे
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उन्होंने हिंदी के शब्दों में भी नुक्ता लगाने की प्रथा शुरू की थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी साहित्यकार थे, राजा भी थे वो एक रियासत के। उन्होंने हिंदी में नुक्ता लगाने की प्रथा शुरू की थी। वो उर्दू जो निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, तो उन्होंने ये नुक्ता वाली प्रथा शुरू की। तो ये नुक्ता होता है, उच्चारण में थोड़ा अंतर होता है। क, ख, ग, ज और फ इनके साथ ये लगता है और इनका उच्चारण थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसी समय देखो इसी की तरह बदतमीज़, ये बद उपसर्ग लगा हुआ है। बद नसीब, यहाँ पे नसीब के बद लगा हुआ है। बदसूरत, जिसकी सूरत अच्छी नहीं होती, जिसका चेहरा अच्छा नहीं होता, उसके लिए बदसूरत शब्द है। बदहजमी, ये बदहजमी हो गया। और बदफेली, ये यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। ये नुक्ता विशेषकर ये इनमें लगेगा। बदचलन, जिसका चाल चलन जिसके अच्छे नहीं होते, बदचलन यानी बुरे चाल चलन। बदबू, यहाँ पर बहुत विशेष कर ध्यान रखना, बद इसमें उपसर्ग है और बू इसमें शब्द है। बू का अर्थ गंध होता है। इसके साथ बू के हम खुश लगा देंगे तो खुशबू हो जाएगा। खुशबू भी विदेशी उपसर्ग है और बद भी विदेशी उपसर्ग है। इसी तरह देखो बदकार, बुरे काम करने वाला, तो बदकार हम लोग बोलते भी, बदकार है वो तो। बदमाश, इसमें बद उपसर्ग लगा हुआ है। बदहवास, हवास, बदहवास और बदजात, बदजात इनमें भी उपसर्ग है। तो बद से देखेंगे बदनाम, बदकिस्मत, बदमिजाज, बदतमीज, बदफेली, बदसूरत, बदहजमी, बदहवास, बदमाश, बदकार, बदबू, इस तरह के काफ़ी सारे शब्द इसमें चलन में आते हैं। और बद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बुरा। आगे बढ़ेंगे साथियों। इसे बद का बिल्कुल विपरीत जो होता है हमने साथ में ले लिया है यहाँ, खुश होता है। खुश का अर्थ होता है अच्छा, बिल्कुल इसके जैसे यहाँ पर हम ले रहे थे बदबू, इसमें आ जाएगा खुशबू। इनमें ध्यान रखना है। तो खुश पूरा लिखेंगे और फिर ये लगाएंगे, यहाँ भी नुक्ता लगेगा। एक खुश में ख के नुक्ता वाला प्रचलन यहाँ पर रहेगा। तो खुशबू, खुश किस्मत, अच्छी किस्मत वाला। खुश का अर्थ अच्छे के अर्थ में आता है। खुशखबरी, अच्छी खबर जो होती है। खुश दिल, अच्छे दिल का आदमी होता है। खुशनुमा, खुश मिजाज, जैसे बद मिजाज था यहाँ पर, खुश मिजाज हो गया। खुशहाल और खुशहाली, खुशखत, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हम यहाँ पर लेकर आए हैं। खुश उपसर्ग इनमें है। तो साथियों अभी तक आपको एक तो बद उपसर्ग याद रखना है कि विदेशी है, और एक रखना है खुश उपसर्ग। इन दोनों से कुछ शब्द हमने बातचीत की, कुछ शब्दों की। और ये शब्द जो हैं इनके हमें कोई अर्थ भी नहीं पूछेगा, नहीं हमसे आप कोई इनमें पूछे, बस ये पूछेंगे विदेशी उपसर्ग किसमें है, किसमें नहीं है, या किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ भी इनको हमसे पूछा जा सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ और उपसर्ग देखेंगे हमारे सामने पास में। बे उपसर्ग होता है। बे जो अभाव या बिना के अर्थ में आता है, यानी बे लगा देते हैं तो वो चीज़ नहीं होती हमारे पास। जैसे देखो बेरहम, रहम का मतलब दया होता है और रहम करना मतलब दया। तो किसी ने कहा तो बेरहम है, मतलब उसके दिल में, उसके हृदय में कोई दया का भाव नहीं होता। तो बेरहम यानी रहम के बिना, रहम का जिसमें अभाव है, बोलते हैं रहम करो, मतलब ये विदेशी शब्द है और दया के अर्थ में आता है। बेचारा मतलब जिसके पास कोई चारा नहीं है। बेअक्ल, यहाँ पे देखेंगे नुक्ता लगा हुआ है, मतलब बिना अक्ल का। बेदर्द मतलब जिसके कोई दर्द नहीं है। बेचैन, चैन में दो मात्राएं हैं, बेचैन कोई चैन नहीं है जिसको। बेईमान, ईमान मतलब कोई ईमान नहीं है, ये भी अभाव के अर्थ में आता है। बद का अर्थ बुरा होता है, खुश का अच्छा होता है और बे का होता है अभाव। अर्थ आप ज़्यादा याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, और वैसे शब्दों को यदि याद रखते हैं तो अर्थ भी हमें याद हो जाएगा। बेहया, हया का मतलब शर्म होता है, शर्म को बोलते हैं हम हया, मतलब जिसके कोई शर्म नहीं है। बेवफा, वफा, वफा शब्द जो है देखिए यहाँ नुक्ता लगा हुआ है। वफा मतलब वफादार, यानी विश्वास पात्र के लिए आता है। बेवफा मतलब जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सका। बेवकूफ़, देखो बे और वकूफ़ शब्द यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वकूफ़ शब्द है जिसका अर्थ समझदारी या बुद्धि के अर्थ में होता है, और
बेइंसाफ, यहाँ पे देखो नुक्ता लगा हुआ है, मतलब इंसाफ नहीं है जिनके पास। बेजान मतलब जिसमें जान नहीं है। बेहद, इसी तरह बेहोश, बेवजह, बेधड़क, बेबुनियाद, बेवक्त, बेहिसाब, बेशक, बेडोल, बेतरतीब, बेदम, बेसहारा, बेखौफ। सभी अभाव या बिना के अर्थ में आ रहे हैं। जैसे बेदम मतलब कोई दम नहीं है, बेखौफ मतलब कोई खौफ नहीं है, खौफ का मतलब होता है डर, कोई डर नहीं है, इस अर्थ में ये लिया गया है। तो बेबी क्या है, एक विदेशी उपसर्ग है, अरबी फारसी का उपसर्ग है, हमें याद रखना है। एक अल का अर्थ निश्चित होता है, अल से मतलब अलविदा मतलब जिसका विदा होना निश्चित है, अलविदा, अलबेला, अलबत्ता, अलमस्त, अलकायदा, अलसुबह है। अल जो है एक विदेशी उपसर्ग है, इसके भी हमें इसका भी ध्यान में रखना है कि ये अल क्या है, विदेशी है और अरबी फारसी का उपसर्ग है। इसी तरह गैर, देखो यहाँ पर ये इसमें नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ पर नुक्ता साथियों भी मैंने बताया कै के लगता है, खै के लगता है, गै के लगता है और ज़ के लगता है और ये फै के, इन 5 जो वर्ण हैं इनके नुक्ता लगते हैं, इनके अलावा किसी के नहीं लगता है। तो इसमें देखेंगे गैर सरकारी, और यहाँ पर ये जो विदेशी हैं इनमें लगेगा ये जो अरबी फारसी के हैं, गैर कानूनी, गैर जरूरी। गैर का मतलब वो चीज़ नहीं है हमारे पास, गैर जरूरी मतलब ज़रूरी नहीं है, गैर कानूनी मतलब कानूनी नहीं है, गैर सरकारी मतलब सरकारी नहीं है, गैर हाजिर मतलब हाजिर नहीं है, गैर जिम्मेदार मतलब जिम्मेदार नहीं है, गैर मौजूदगी मतलब मौजूद नहीं है वो, गैर वाजिब मतलब वाजिब नहीं है, सही नहीं है, गैर मर्द मतलब मर्द रहित मतलब दूसरा मर्द, और गैर कौम मतलब दूसरी कौम को मतलब संप्रदाय या धर्म से मतलब है। तो इसी तरह से गैर भी क्या है, एक विदेशी उपसर्ग है। याद करेंगे साथियों कौन कौन से हो गए, एक हो गया बद, एक है खुश, एक हो गया हमारा बे, एक अल और एक गैर। ये क्या है, विदेशी उपसर्ग हैं, इतने ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरीके के एन, देखो एन का मतलब ठीक होता है, एन वक्त मतलब ठीक वक्त पर आए हो, अब इस समय नहीं आते तो वो वक्त निकल जाता। एन मौका मतलब बिल्कुल मौके पर, एन आदमी मतलब बिल्कुल ठीक आदमी होता है। इसके बाद बै भी एक विदेशी उपसर्ग है, तो एन भी होता है और ये है बै। अब बै में देखेंगे, बै का मतलब साथ या कठिन के अर्थ में आता है, बै मुश्किल मतलब मुश्किल से, मुश्किल के साथ में। बदौलत मतलब दौलत के साथ, कहते हैं कई बार हम उसकी बदौलत ये काम हुआ, मतलब उसकी दौलत से हुआ, दौलत से तो है लेकिन ये दौलत के अर्थ से भी आगे निकल गया, और किसी आदमी के कारण हमारा कोई काम होता है तो उसकी बदौलत हमने, हमारा ये काम है, उसकी बदौलत हमने ये नौकरी पाई है, उसकी बदौलत हमने ये हासिल किया है मुकाम। ऐसे बखूबी, इसमें देखो बै और खूबी, खूबी शब्द है, और बदस्त मतलब बदस्त, दस्त का मतलब हाथ के अर्थ में आता है। बशर्ते, बकौल, बजाय और बदस्तूर, ऐसे ये बै से जुड़े हुए कुछ शब्द इसमें आ रहे हैं, बै और एन। तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से शब्द हो गए, बद हो गया, खुश हो गया, फिर देखो बे, अल, गैर, एन और बै, ये सभी क्या हैं, ये विदेशी उपसर्ग हैं। तो और ये कौन से, अरबी फारसी के हैं, उनका हमें ध्यान होना चाहिए कि बद है, खुश है, फिर बे, अल, एन, फिर बै, ये अल, गैर, इस तरह के उपसर्ग हमें ध्यान में रखना है। और इसके बाद देखेंगे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और उपसर्ग हमारे सामने देखेंगे इसी तरीके के, जैसे बर, बै से चालू होने वाले उपसर्ग ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़ा सा ही ध्यान रखना। जैसे बर का अर्थ है बाहर या ऊपर के अर्थ में आता है, बर का अर्थ देखो बर्बाद है, बरकरार है, बर्दाश्त है, बर्खास्त है और बर वक्त है। ऐसे कुछ उपसर्ग, बरकार बाहर मतलब वक्त से बाहर, वक्त, इसी तरह के कुछ शब्द इसमें, उनको बर याद रखना और ज़्यादा कुछ नहीं है कि बर भी क्या होता है, विदेशी होता है, अरबी फारसी का होता है। बा का अर्थ साथ के अर्थ में होता है, जैसे देखो बाकायदा मतलब कायदे के साथ, बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। जैसे देखो हम लोग कभी कभी बोलते हैं उसे बेइज्जत किया, मतलब उसकी
इज्जत का अभाव, मतलब इज्जत के बिना उसको कर दिया, ये होता है बेइज्जत करना। और बाइज्जत बरी किया, कभी कभी न्यायालय से फैसला आता है उसे बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब उसको बरी तो कर दिया हमने और उसकी जो इज्जत पहले थी वैसी की वैसी अब भी है। इसलिए वो शब्द लिया जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी कारण से जेल में बंद होता है, किसी कारण से कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, तो उसकी इज्जत भी समाज में कमज़ोर पड़ती है, इसलिए वहाँ कोर्ट में शब्द का मिलते बाइज्जत बरी किया, और इज्जत के साथ, बा अदब, अदब के साथ, इस तरीके के शब्द आते हैं। कम, कम या न्यून जो है इसके अर्थ में देखेंगे, कम से कमज़ोर, बिल्कुल सीधा सीधा है। कम वक्त, कम सिन, कम अक्ल और कम उम्र। कम का अर्थ बिल्कुल एक कम या थोड़ा सा कम के अर्थ में, न्यून के अर्थ में आता है। कमज़ोर मतलब जोर नहीं है। कम वक्त, ये वक्त के अर्थ में, वक्त अच्छे के अर्थ में आता है, और कम वक्त कोई गाली वगैरह के अर्थ में आता है। कम सिन, कम अक्ल, कम उम्र, ऐसे। इसी तरह एक दर उपसर्ग और है, दर का अर्थ में भी होता है, और ये समास में भी प्रयुक्त शब्द होता है अव्यय की तरह। दरअसल, इसका जो विग्रह करते हैं असल में, इस तरह इसको हटा के ये असल में कर देते हैं। यहाँ पे केवल हमें ध्यान रखना कि दर भी विदेशी है। दर हकीकत, हकीकत में। दरकार, दरकिनार, दरवेश, दरमियान, दरख्वास्त, दरबार, दरगाह, ये कुछ शब्द हैं जो इस दर के अर्थ में आते हैं। तो दरअसल, दर हकीकत, दरकार, दरकिनार, दरवेश, दरमियान, दरख्वास्त, दरबार और दरगाह, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद एक ला, ला भी एक विदेशी उपसर्ग है। ला से जैसे लावारिश, मतलब जिसका कोई वारिश नहीं हो, बिना के अर्थ में आता है। लापता, जिसका पता नहीं हो। लाचार, लाइलाज और लाजवाब, लापरवाह है, कोई परवाह नहीं हो। इस तरह के कुछ शब्द इसमें हमने लिए हैं, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से उपसर्ग हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। इसके बाद में कुछ आगे और बढ़ते हैं। देखेंगे इसमें जैसे ना उपसर्ग है, तो ना का अर्थ बिना के अर्थ में आता है। ला भी होता है और ना भी होता है, यह हमें अच्छे से याद रखना है। तो देखो, ना से नापसंद हो गया, ना लायक हो गया, मतलब जो लायक नहीं है, जो पसंद नहीं है। तो इनका जो विग्रह करते हैं तो हम बना देते हैं नए पसंद। आगे समास में भी बातें करेंगे हम इनकी कि ये किस तरीके से अर्थ में आते हैं। नाकारा, नाचीज, और ये सभी विदेशी शब्दों में भी आएंगे। नामुराद, नाकाम, ये फारसी के शब्द हैं। नाखुश, नापाक, पाक का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है। और नापाक इरादा मतलब ऐसा इरादा जो पवित्र नहीं होता। नाबालिग मतलब जो बालिग नहीं है। नादान, ना उम्मीद, ना इंसाफ और ना मर्द, ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे नापसंद, नालायक, नाकारा, नाचीज, नामुराद, नाकाम, नाखुश, नापाक, इस तरह के नाबालिग, इन शब्दों का हमें ध्यान में रखना है। बिल है, एक बिला, दोनों ही ध्यान में रखेंगे, एक जैसे हैं। बिल जैसे बिल्कुल और बिल फर्ज। इसी तरह बिला से भी बिला कानून, बिला वजह, बिला शर्त, इसका अर्थ बिना के अर्थ में आता है, जबकि इसका अर्थ आता है साथ या द्वारा के अर्थ। इसमें सर का देखेंगे मुख्य या अच्छा जो अर्थ है। सर से सरपंच हो गया, सरदार हो गया, सरकार हो गया और सरनाम हो गया। सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। सरपंच मतलब मुख्य पंच, मुख्य दार, दार का मतलब मालिक के अर्थ में आता है, और मुख्य काम करने वाली, इस तरीके ये शब्द हैं। तो ये सर भी क्या है? विदेशी उपसर्ग होता है। ठीक है। इसके बाद में हर, हर देखो हर का अर्थ प्रत्येक होता है। ये भी हमारे जो अविभाव समास हैं उसमें इनका सबका प्रयोग होगा। हर रोज, हर तरफ, हर वक्त और हर दम, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हर से ही मिला जुला शब्द जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। हम का अर्थ होता है हम सफ़र, हम दर्द, हम राह, हम दम, हम वतन और हम जोली, ये भी हम से बनने वाले कुछ शब्द हैं। शब्दों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि शब्दों से हमें ये उपसर्ग याद हो जाएंगे कि हाँ, इस प्रकार के शब्द भी प्रचलित हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने कुछ अरबी फारसी के ये उपसर्ग देखे,
अब हम इसके बाद में कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी हम देखेंगे इसमें। तो ये अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग हम कुछ तो यहाँ कर रहे हैं, बाकी उपसर्गों की जानकारी आपको सामान्यतः होनी चाहिए। अंग्रेजी जो भाषा है वो हमारे बोलचाल में बिल्कुल प्रयुक्त होने लग गई, उसके शब्दों का हमें ज्ञान है, तो हम इसको कुछ उदाहरण हम लोग कर रहे हैं, बाकी कॉमन सेंस के आधार पर भी इसका उत्तर करेंगे। इसमें लिखा है, देखो, देवनागरी लिपि में जो है देवनागरी हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल, ये भी हमें ध्यान रखना है। को का अर्थ साथ के अर्थ में आता है, दो चीज़ें एक साथ, जैसे कोऑपरेटिव, को एजुकेशन। को एजुकेशन में क्या होता है, लड़के और लड़कियां जैसे साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशन हो गया। से इसके चीफ में देखेंगे, यहाँ भी एक नुक्ता लगा हुआ है। चीफ जो शब्द है, चीफ का अर्थ मुख्य होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, चीफ गेस्ट मुख्य जो गेस्ट होता है, चीफ इंजीनियर, इस तरह से ये चीफ होता है। सर हाफ देखेंगे, हाफ में हाफ टिकट, हाफ का अर्थ आधा ही होता है, हाफ पेंट हाफ माइंड होता है, हाफ माइंड ऐसे बोलते हैं। सर वॉइस, वाइस देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से नीचे हो गया, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस होता है। असिस्टेंट, इसमें देखो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट कलर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होता है। ऐसे कुछ शब्द हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये अंग्रेजी के जो कुछ शब्द भी हैं, इस तरह प्राइम होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, दो दो उपसर्गों का प्रयोग भी हो सकता है कभी कभी। तो इस प्रकार के अंग्रेजी के शब्द जो हैं, इनके भी कुछ उपसर्ग लगे हुए हैं, इनका भी हमें ध्यान करना है। साथियों, अभी जो आज हमने जितने भी शब्द लिए, इनके साथ में बहुत सारे हमने उपसर्गों का प्रयोग किया, विदेशी उपसर्ग थे सभी, और इनका बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये विदेशी उपसर्ग हैं कौन कौन से। तो जैसे ब आ रहा है, ब, बर, बद, बे, इसके बाद में जैसे अल आ गया, एन आ गया, कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। कम हो गया, हर, हम, सर, दर, इस तरह कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। बद, खुश, एन, गैर, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अंग्रेजी के भी कुछ है, जैसे अंग्रेजी में हमें डिप्टी, सब, हेड, चीफ, प्राइम, इस तरह याद करेंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा और कि ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। साथियों, अभी आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे और अगली जो हमारी कक्षा होगी वो होगी उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी। तो मैं चाहता हूँ कि उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी से पहले आप सभी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे, उदाहरणों पर फोकस करेंगे, और हमने इस बार एक प्रयास भी किया है कि सभी उदाहरण आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है कि सभी उदाहरण आएँ और उनमें से ही प्रश्न बनेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उपसर्ग के भी। कोशिश करता हूँ कि आप ये पढ़ेंगे तो ये उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी में आप अधिक से अधिक अपने सही उत्तर कर पाएंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही।